Hello everyone, myself Srishti Thakre from Brijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is Do Plants Breathe from chapter Respiration in Plants, subject Biology, class 11th. So, do plants breathe? Well, the answer to the question is not quite so direct. Yes, plants require O2 for respiration to occur and they also give out CO2. So, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? इसका जवाब हम डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि हाँ, प्लांट जो है उन्हें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं. हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. उसी वजह से प्लांट्स में एक सिस्टम प्रेजेंट रहती है जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का ध्यान रखता है. प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल फॉर दिस पर्पस. जो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में एनिमल्स की तरह कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट उनके इसमें स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं ये काम करने के लिए. There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. इसके बहुत सारे reasons है कि क्यों plants में respiratory organs present नहीं है. First, each plant part takes care of its own gas exchange needs. पहला कारण ऐसा है कि जो प्लांट होते हैं वो खुद के गैसेस एक्सचेंज की जो जिम्मेदारी होते हैं और जो केयर होती है वो खुद लेते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर. लिटिल अमाउंट में ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के पास. सेकंड रीज़न ऐसा है कि प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसेस एक्सचेंज. और प्लांट्स को ज़्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है, उन्हें इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है. रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स. थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट. Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. जो प्लांट के लिविंग सेल्स होते हैं वो प्लांट के सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं. दिस इज़ ट्रू फॉर लीव्स. यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स. ये सही है और आप पूछ भी सकते हैं कि फिर क्यों थिक और जो वुडी स्टेम्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं उनके बारे में. It's in stems. The living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. जो स्टेम्स होते हैं वहाँ के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जो बार्क रहता है उसके अंदर और बीनीथ द बार्क एक थीन लेयर में प्रेजेंट रहते हैं. दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसल्स. उसको भी एक ओपनिंग रहती है जिसे लेंटिसल्स कहा जाता है. द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट. जो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. वो डेड होते हैं लेकिन वो सिर्फ डेड होते हैं पर वो वहाँ पर प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक मैकेनिकल सपोर्ट वहाँ पर देते हैं. Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. जो प्लांट के जो मोस्ट सेल्स होते हैं वो हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर. उसमें से जो बहुत कम पार्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है. जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसमें से बहुत कम सेल्स एयर के कांटेक्ट में रहते हैं. दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots which provide band interconnected network of air spaces. ये इसलिए होता है जब लूज पैकिंग होता है पैरेन्काइमा सेल्स का लीव्स में या स्टेम्स में एंड रूट्स में, वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं एयर स्पेस के लिए.
The complete combustion of glucose which produces CO2 and H2O as end products is energy, most of which is given put as heat. So जो ग्लूकोज का जो combustion होता है वो CO2 और H2O एज ए एंड प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसके साथ साथ हीट के फॉर्म में एनर्जी भी तैयार करते हैं. सो यहाँ पर नीचे हमें रिएक्शन दी गई है. C6H12O6 plus 6O2 gives out 6 molecules of CO2 plus 6 molecule of H2O plus energy. If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. So, अगर ये एनर्जी सेल के लिए यूज़फुल होती है, सो इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स. सो अगर ये एनर्जी सेल के लिए यूज़फुल होती है तो उसमें एक और मॉलिक्यूल्स सेल के लिए जो रिक्वायर होते हैं उसे भी बनाने के लिए एबल होनी चाहिए. The strategy that the plant cells uses to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. So जो प्लांट सेल की जो एक स्ट्रैटेजी है वो ये बताती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह से कैटाबोलाइज किए जाते हैं कि जो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती. यानी कि हमने यहाँ पर देखा ऊपर कि जो अगर ग्लूकोज का कंबशन होता है तो CO2 के साथ साथ वो H2O भी फॉर्म करता है और एनर्जी भी फॉर्म करता है, लेकिन वो भी बट हीट के फॉर्म में वो बाहर निकलता है. लेकिन सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. So जो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है वो एक स्टेप में नहीं होता बट सेवरल स्मॉल स्टेप्स में होता है. सो जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एक ही स्टेप में वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है बल्कि उसमें सेवरल स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिस वजह से जो एनर्जी जो उसमें से रिलीज़ होती है वो ATP सिंथेसिस कर सके कंबाइन होके. हाउ दिस डन इज़ इसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन. और ये कैसे होता है, ये एक रेस्पिरेशन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ये सब प्रोसेस कैसे होती है. ड्यूरिंग देन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स. सो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज की जाती है एज अ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. The combustion reaction requires oxygen. So जो combustion reaction होती है जिसमें combustion होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. But some cells live where oxygen may or may not be available. लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ना के बराबर ही अवेलेबल होता है. Can you think of such situation an organism where O2 is not available? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. So क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रहता है, या ऐसी कोई सी सिचुएशन है जहाँ पर O2 अवेलेबल नहीं रहता. So there are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. So ऐसा माना जाता है कि जो पहली सेल इस प्लैनेट पे उस टाइम पे हुई मतलब उस टाइम पे आई थी, वो उस टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं था, मतलब उस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत कम था जब पहली सेल आई थी प्लैनेट पर हमारे. Even among present day living organism, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. So आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएं तो हमें पता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अनाएरोबिक कंडीशंस के साथ अडेप्टेड किए गए हैं. Some of these organisms are facultative to anaerobes, while in others the requirement for anaerobic condition is obligate.
कुछ इसमें से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, और बाकी के जो रहते हैं उन्हें एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ऑब्लिगेट ली जाती है, यानी कि ऑब्लिगेशन में ली जाती है. इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. कुछ एखाद अगर केस में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जो वो जो बिना ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज किए, मतलब पार्शियली ऑक्सीडाइज, जो ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है बिना ऑक्सीजन की हेल्प लिए. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, मैंने यहाँ पे ये बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो आधा पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है बिना ऑक्सीजन के हेल्प लिए. दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. और इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को मतलब ग्लूकोज के पायरुविक एसिड के इस ब्रेकडाउन को ही ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है. होप यू हैव अंडरस्टैंड आवर टॉपिक. थैंक यू सो मच.